हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। आई विश एंड प्रे 2026 आपके लिए इमेंस ब्लेसिंग्स लेके आए। ये ईयर में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, आपकी सिलेक्शन हो जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए इस साल में। आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपकी सिलेक्शन 100% हो जाए इस साल। आपने अपने साथ क्या करना है, अपने आप से एक प्रॉमिस करना है, एक रेजोल्यूशन बनाना है जिसमें आपने अपने आप से, अपने कोर से, अपने सोल से ये डिसीजन लेना है कि आप इस बार बहुत मेहनत करोगे। बाय हुक और क्रुक आप सिलेक्शन लेके ही लेके रहोगे। ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी बच्चे हैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबके सब सिलेक्शन ले लें और गवर्नमेंट जॉब सबकी लग जाए। यही मेरी आशा है, यही मेरी प्रे है, यही मेरी डिजायर है। भगवान आपको इतनी खुशियां दे, इतना प्यार दे, इतनी ब्लेसिंग्स दे। आपके आपके पास आपकी जो भी अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं वो सब की सब पूरी हो जाए इस साल। ये साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए खुशियों से भरा हो। कोई भी परेशानी आपको छू भी ना सके। यही मेरी आशा है, यही मैं उम्मीद करती हूँ। बस आपने क्या करना है, आपने मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क के साथ क्या क्या करना है, माई वेरी बेसिक थिंग इज दैट हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। क्योंकि क्या होता है, जब हम फेल कर जाते हैं किसी एग्जाम में तो एफर्ट्स मैटर नहीं करते। चाहे आपने जितने मर्जी एफर्ट्स किए हो तो कोई नहीं देखेगा कि हाँ जी बच्चे ने एफर्ट्स किए थे। रिजल्ट, हमारी सोसाइटी क्या देखती है, रिजल्ट। तो जिस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है इट मीन्स उसने मेहनत की है, डेफिनेटली मेहनत की है तभी सिलेक्शन हो रहा है। रिजल्ट ही अल्टीमेट डिसाइड करते हैं कि आपके एफर्ट्स कितने थे, कितने नहीं थे। इसीलिए सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। अपने एफर्ट्स को वेन में नहीं डालना है, मतलब उनको व्यर्थ नहीं करना है। उनको उनका एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको आना चाहिए। ठीक है। तो मेहनत करो, अच्छे से स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करो और सिलेक्शन ले जाओ इस साल में। आई विश ये आपके लिए एयर बहुत ही लकी प्रूव हो। तो लकी तो तब प्रूव होगा ना बच्चों जब हम पढ़ेंगे कुछ। ठीक है, बातों से तो कुछ नहीं होता है, पढ़ना भी पड़ेगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उससे पहले हम देखेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा है। तो हमने कल क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग एजम्पशंस आपके साथ डिस्कस किए थे। 4 टाइप की अकाउंटिंग एजम्पशंस होती हैं। बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन एंड मनी मेजरमेंट एजम्पशन। बिजनेस एंटिटी एजम्पशन में क्या था, बिजनेस एंड ओनर जो है दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। ओनर की मनी बिजनेस की मनी नहीं होती है। गोइंग कंसर्न एजम्पशन में क्या था, दिस एजम्पशन इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी एजम्पशन। ठीक है। देन अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन में क्या था कि हमारे पास 2 अकाउंटिंग पीरियड्स होते हैं नॉर्मली, जिसके बेसिस पे हम इनकम स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं, लाइक एग्जांपल बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। तो एक ये एजम्पशन थी। लास्ट एजम्पशन थी मनी मेजरमेंट एजम्पशन। मनी मेजरमेंट एजम्पशन में क्या था, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो भी मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड होती हैं उनको ही हम शो करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम वही चीजें शो करते हैं जो क्वांटिफाई होती हैं। मतलब क्वालिटेटिव टर्म्स में या क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस को हम शो नहीं करते। क्वालिटेटिव कोई इवेंट हो रहा हो उसको हम शो नहीं करते हैं। ठीक है। तो मनी में जो आइटम्स मेजर हो पाती हैं उन्हें ही हम शो करते हैं। स्किल्स, रेप्यूटेशन, ये सब शो नहीं होता है। ठीक है। ये हमने पढ़ा था। डिटेल में पढ़ने के लिए आपको कल की क्लास पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग साइकिल भी हमने पढ़ा था, जिसमें आइडेंटिफाई करती है, जर्नल एंट्री पास करती है, पोस्ट करती है लेजर में, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करती है। अगर कोई एंट्री मिस हो गई हो या बैलेंस मैच नहीं हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं जर्नल एंट्रीज में। ठीक है। फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है।
एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं, अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। ठीक है, फाइनली अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। तो फिर जो अकाउंट्स क्लोज किए होते हैं नेक्स्ट ईयर में वही अकाउंट्स हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली ये हम क्यों रिवाइज करते हैं, आप देखते होगे, आप सोचते भी होगे कि मैम हमें रोज पुराना थोड़ा सा रिवाइज करवाती है। तो क्यों करवाती हूँ कि जिन बच्चों ने पुरानी क्लास नहीं पढ़ी है उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हमने कल क्या पढ़ा था, और जो जिन्होंने क्लास पढ़ी है उनको भी क्या हो जाए, उनको भी रिवाइज हो जाए जो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए कि जस्ट मिल जाए आपको, बेसिकली जस्ट मिल जाता है हमने क्या पढ़ा है, हमने आज क्या पढ़ना है, एक कनेक्टिविटी डेवलप हो जाती है, एक कनेक्ट आपको डेवलप हो जाता है कि कल हमने ये पढ़ा था, यस आज हमारा ये रहेगा। तो एक तो रिवाइज हो जाता है, तो न्यू स्टूडेंट्स को जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनको भी रिकॉल हो जाता है थोड़ा सा, ऐसे वो सोचेंगे मैम क्या पढ़ा रही है, हवा में जा रहा है चीजें, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ जितने भी बच्चे हैं सबको सबको हम समझ आना चाहिए, बेस लेके चलना होता है। कुछ बच्चे सोचते होंगे मैम पुराना भी पढ़ा देती है, टाइम वेस्ट करती है, तो बच्चे ये टाइम वेस्ट नहीं होता है, ये क्या होता है, इससे आपकी बेस स्ट्रांग होती जाती है। अगर आपने पढ़ा हुआ है फिर से रिवाइज करोगे तो +1 हो जाता है, तो +1 होके आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर होते हैं। ठीक है, हमने सेकेंड टाइप का भी अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था जिसके लिए आपको प्रीवियस क्लास पढ़नी पड़ेगी, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया था मेजर, रिकॉर्ड, समराइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट, ये सब हमारे स्टेप्स थे। ये वाला भी हमने एक अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था। उसके बाद हमने डिस्काउंट का कंसेप्ट पढ़ा था डिटेल में कि डिस्काउंट क्या होता है, कंसेशन होता है या अलाउंस होता है जो कहाँ पे दिया जाता है, प्राइस में आपको मिलता है, प्राइस ऑफ गुड्स के प्राइस में जब आपको अलाउंस और कंसेशन मिलता है उसे ही आप क्या बोलते हो, डिस्काउंट बोलते हो। दो टाइप का होता है, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हो, ट्रेड डिस्काउंट नहीं करते हो शो। क्यों नहीं करते, रीजन आपको बताया था, उसके लिए आपको क्लास पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने उससे प्रीवियस पढ़ा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये कल की क्लास में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, क्योंकि ये हमने उससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। देन कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा था। तो बच्चों एक स्टूडेंट ने मेरे से डाउट पूछा था कि मैम क्या कैपिटल गेन भी कैपिटल रिसिप्ट होती है, क्या कैपिटल गेन भी कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो इसके लिए आपको बच्चों पहले पता होना चाहिए कैपिटल गेन होता क्या है। वेरी गुड क्वेश्चन, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट चाइल्ड। ठीक है, कैपिटल गेन क्या होता है बच्चों, कैपिटल गेन बेसिकली वो गेन होता है जो आपको कहां से होता है, बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से जब आपको गेन होता है उसे बोलते हैं कैपिटल गेन। मतलब प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट सेट एक्स्ट्रा, ये सब आपने जब सेल करते हो उससे जो आपको गेन होता है वो होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है देन कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने की कॉस्ट है उससे ज्यादा पे अगर आप सेल कर रहे हो तो जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो प्रॉफिट होगा वो ही क्या होगा, कैपिटल गेन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गेन हुआ है। तो यस, कैपिटल रिसिप्ट का ही पार्ट है कैपिटल गेन। पर एक चीज ध्यान रखनी है, अकाउंटिंग में कैपिटल गेन इज इक्वल टू कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट ही कैपिटल गेन होता है, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, वो इनकम जो आपको सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से आती है। तो कैपिटल गेन भी वही होता है जो गेन आपको फिक्स्ड एसेट से होता है। बट टैक्सेशन में देयर इज अ डिफरेंस, टैक्सेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जब हम पढ़ेंगे तो हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे कि कैपिटल गेन वो वहां कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसीलिए मैं बोलती हूँ डाउट्स पूछा करो, डाउट्स पूछने से डाउट्स क्लियर होते हैं, कंसेप्ट क्लियर होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और सेम एमसीक्यू भी बन के आ सकता है, क्या कैपिटल गेन पार्ट है कैपिटल रिसिप्ट का, तो बिल्कुल है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ चीजें होती हैं, अब हर चीज मैं कई बार एक्सप्लेन नहीं भी कर पाती हूँ या कई बार कोई चीजें माइंड से स्किप भी हो जाती है, तो डाउट्स पूछने से क्या होता है, हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। ठीक है, कोई डाउट से ही चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाती है। अदरवाइज हम जो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वहां से भी क्या होगा, आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, कोई अगर चीज छूट गई होगी वहां पे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही हम आपके साथ इस चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे डिटेल में।
देन हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमने सब पढ़ रखा है। तो आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या है। लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा अभी तक जो भी पढ़ा हुआ है। कहीं भी कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आइदर आप कमेंट कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। बस आपने पढ़ना है, आपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। पढ़ोगे नहीं तो डाउट्स कैसे पूछोगे? डाउट्स तो तभी आएंगे ना जब आप पढ़ोगे अच्छे से। तो अच्छे से पढ़ो और डाउट्स अगर आते हैं उसे क्लियर करो, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे हम बेसिकली आज। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब क्या क्या प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो। तो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है जब आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो। तो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना रहता है जिन्हें क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली रूल्स होते हैं टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो एक तो बेसिक असम्पशंस हो जाती हैं इसमें, जो बेसिक असम्पशन प्रिजम्पशंस होती हैं वो आ जाती हैं इसमें। रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। तो बेसिकली तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड है: बेसिक असम्पशंस, रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स एंड रिपोर्टिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। रिकॉर्ड किया, रिपोर्ट करना है, असम्पशंस की, बेसिक असम्पशंस की, फिर रिकॉर्ड किया, देन आपने क्या किया? रिपोर्टिंग प्रिंसिपल्स आप फॉलो करते हो कि रिपोर्ट कैसे करना है। ये हो गया बेसिक असम्पशंस आप रखते हो। फिर आप रिकॉर्डिंग करने वक्त आपको कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करनी है, देन रिपोर्ट करते वक्त कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में। बेसिक असम्पशंस तो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम, जिसमें हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है और एक्रूअल कंसेप्ट है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे हमने पढ़ा था, ये कंसेप्ट बेस्ड होता है ऑन कंटिन्यूटी असम्पशन, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होता है? ऑन कंटिन्यूटी असम्पशन की क्या बोला जाता है कि बिजनेस जो है वो फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलेगा। उसे हम आज अगर खोल रहे हैं कल वाइंड अप करने के लिए नहीं खोल रहे हैं। तो गोइंग कंसर्न रहता है बिजनेस का, ठीक है। बिजनेस को शट डाउन करने के लिए ओपन नहीं किया जाता है। तो बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। क्या रहना है? कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट किस में रहना है? जो भी मेथडोलॉजी आप फॉलो कर रहे हो, जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो, उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं है कि आज एक मेथड यूज किया, कल दूसरा किया, परसों तीसरा किया। जैसे कि एग्जांपल डेप्रिसिएशन जो है उसके दो मेथड्स होते हैं, एक रिटर्न डाउन मेथड, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे। रिटर्न डाउन मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड दो मेथड्स है जिसके थ्रू आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अगर आपने रिटर्न डाउन मेथड को फॉलो कर रहे हो तो ये नहीं करना एक साल स्ट्रेट लाइन मेथड कर दिया, दूसरे साल रिटर्न डाउन मेथड कर दिया, ऐसे नहीं करना है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही आप फॉलो करोगे। अगर रिटर्न डाउन मेथड कर रहे हो कैलकुलेट करने के लिए, डेप्रिसिएशन यूज कैलकुलेट करने के लिए रिटर्न डाउन मेथड का यूज कर रहे हो, तो क्या करना है? रिटर्न डाउन मेथड ही आपको फॉलो करना है, तभी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाएगी, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आएंगे। कंसिस्टेंसी से क्या होता है? कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, आपको पता चलता है एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ठीक है। लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या सिचुएशन है, इनकम स्टेटमेंट आपकी सही शो होगी, बैलेंस शीट आपकी सही बन पाएगी। ये कब होगा? जब आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की होगी। ये नहीं है कि आज कुछ आप शो कर रहे हो कल कुछ कर रहे हो। सपोज कंसिस्टेंसी सिर्फ मेथड्स में नहीं होनी चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड्स हमने पढ़े थे, दो टाइप के होते हैं, तो उनमें भी आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है। ये नहीं कभी जनवरी से दिसंबर का रिकॉर्ड बनाने लगे, कभी मार्च से अप्रैल वाला रिकॉर्ड बनाने लगे। तो इससे क्या होता है बच्चों, अगर ईयर्स ही आप चेंज करते जाओगे तो सपोज एक साल आपने जनवरी से दिसंबर कर दिया, देन मार्च अप्रैल मार्च वाला कर लिया, तो जो गैप आएगा वो कहाँ गया?
वो तो इससे क्या होगा, इससे क्या हो जाए, विंडो ड्रेसिंग होने लग जाती है। विंडो ड्रेसिंग मतलब आप अकाउंट्स को मैन्युपुलेट करने लग जाते हो, इससे मैन्युपुलेशन होने लग जाती है, मतलब आप ट्रू इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे। इससे क्या हो जाता है, मेथड चेंज करने से क्या होता है, कहीं ना कहीं यूजर्स जो होते हैं ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, जिन्होंने इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी डायरेक्ट यूजर्स होते हैं या इनडायरेक्ट यूजर्स होते हैं, वो उनको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है बिजनेस में। ठीक है, फेक अकाउंट्स बनने लग जाते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेम समझो ना, जैसे पढ़ाई में भी अगर आप एक दिन पढ़ोगे, ठीक है, 10 दिन छुट्टी मार ली, 11th डे पढ़ने लगे, तो क्या कंसिस्टेंसी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। क्या रिजल्ट्स एप्टफुल होंगे? नहीं होंगे। वैसे ही अकाउंट्स में भी यही होता है, अकाउंट्स में मेथड्स आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए। ये नहीं कि आज एक मेथड यूज किया कल दूसरा, आज एक अकाउंटिंग ईयर यूज किया नेक्स्ट ईयर दूसरा अकाउंटिंग ईयर यूज करने बैठ गए, तो रिजल्ट्स आपके क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सही नहीं आते। इसीलिए अगर रिजल्ट सही नहीं आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी खराब होगी। प्रॉफिटेबिलिटी खराब होगी तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं, ठीक है, बेनिफिशियरीज हैं, वो कोई भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। आपके रिकॉर्ड्स जो बन जाएंगे वो अनफेथफुल बन जाएंगे, डिसीटफुल हो जाएंगे, जिस वजह से आपको ही बिजनेस ही आपका हैम्पर होगा। ठीक है, उसके बाद एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड करने हैं जब वो अराइज होते हैं। ठीक है, इनकम और एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड करने हैं जब वो अराइज होते हैं। मीन्स की लेट मी टेल यू हियर, इधर बताती हूँ मैं एक्रूअल कंसेप्ट। तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ठीक है, ये रिकॉर्ड कब होंगे, ये रिकॉर्ड कब होंगे, जब ये अकर होंगे। ठीक है, जब ये अकर होंगे मतलब जब ये हैपन होंगे, ना कि जब ये रिसीव हुए। ठीक है, मीन्स की रेवेन्यू और एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड होंगे जब ये अकर होंगे। ठीक है, ना कि नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड आउट। अभी समझाते हैं। तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है कि सपोज आपने रेंट पे किया, ठीक है, रेंट पे किया आपने मार्च का, ठीक है, मार्च का रेंट पे कर दिया आपने। ठीक है, मार्च का रेंट है 500, तो आपने पे कब कर दिया, फेब्रुवरी में पे कर दिया। ठीक है, फेब्रुवरी में आपने 500 पे कर दिया। ड्यू कब होना था, मार्च में होना था, आपने पे कब कर दिया, फेब्रुवरी में पे कर दिया। ठीक है, तो ये एक्सपेंस आपने फेब्रुवरी में ही बता देना है। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है जब वो अकर हो जाए। ठीक है, नॉट व्हेन द कैश इज पेड। सपोज कैश आपने या फेब्रुवरी में ये अकर हुआ, सपोज उल्टा ले लो, सपोज एक एक्सपेंस है वो फेब्रुवरी में आपका क्या होगा, राइज हो गया। ठीक है, सैलरी देनी थी फेब्रुवरी की, ठीक है, पर आपने मार्च में जाके 500 रुपीज सैलरी पे करी। सैलरी पेड 500 आपने कब करी, मार्च में जाके पे करी। तो क्या आप फेब्रुवरी में दिखाओगे या मार्च में दिखाओगे? तो एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है फेब्रुवरी में ही आप शो कर दोगे। ठीक है, क्योंकि फेब्रुवरी में ये इवेंट अकर हो चुका है, तो जब अकर होगा उस टाइम ही शो करना है, ना कि जब पैसे दिए हैं या पैसे आपको रिसीव हुए हैं। ठीक है, तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर। ठीक है, नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड आउट। ठीक, समझ आई? आई होप आपको समझ आई होगी। फिर से समझा देती हूँ एक बार। सपोज आपने रेंट पे करना है, ठीक है, आपने क्या करना है, रेंट पे करना है। तो रेंट आपका, रेंट पे करना है या सैलरी पे करनी है? फेब्रुवरी की आपकी ड्यू हो चुकी है, फेब्रुवरी में आपको सैलरी देनी थी 500 और 5000 जितनी भी। ठीक है, अब मार्च आ गया, आपने रियलिटी में कब दी, मार्च में वो सैलरी पे करी है। कब की सैलरी पे, मार्च में सैलरी पे की। तो अब बच्चों ये बताओ कि कहाँ पे, कौन से मंथ में आप शो करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन से मंथ में सैलरी पेड शो करोगे? तो एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपने सैलरी पेड फेब्रुवरी में ही शो कर देना है।
ठीक है, फरवरी में ही शो करना है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपेंस है ये अकर कब हुआ है? फरवरी में अकर हुआ है। तो रिकॉर्ड कब किया जाएगा? जब अकर होगा। ठीक है, जब कोई इवेंट या ट्रांजैक्शन हैपन हो रही है, अकर हो रही है, उसे उसी मंथ में शो कर देना है। ये नहीं देखना कि कैश मिला या कैश पे किया या नहीं किया, वो जब भी होगा वो तब देखा जाएगा। ठीक है, वो एडजस्ट हो जाएगा। पर जब अकर हो गया इट मीन्स वो आपने देना है या आपको रिसीव होना है। आपने सोचना है रिसीव हो गया और या आपने देना है, आपने सोचना है दे दिया मैंने पैसा। ठीक है, फिर जब मार्च आएगा तो आप असली में दे दोगे या आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्रूअल कंसेप्ट आपका ये कहता है। ठीक है, कि इनकम एंड एक्सपेंस जब अराइज होते हैं तभी आपने रिकॉर्ड कर लेना है। एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? इनकम और एक्सपेंस जब अराइज होते हैं तभी आपने रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे आपको पैसा मिले या आपने पैसा पे किया हो या नहीं किया हो। ठीक है, तो क्या चीज है? एक्सपेंस और इनकम तभी रिकॉर्ड करना है जब वो अराइज होते हैं। आई होप आपको अब लर्न हो चुका होगा। तो रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स के 3 टाइप्स रहते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स की 3 टाइप्स रहते हैं: ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो ट्रांजैक्शन है उसका ड्यूअल इम्पैक्ट होता है, डेबिट और क्रेडिट। मैंने आपको समझाया है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट, और डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल होती है। सपोज मैंने आपको 500 दिए, ठीक है, मैंने आपको क्या किया? 500 रुपीज दिए, तो मेरे 500 रुपीज लेस हो गए पर आपके 500 रुपीज ऐड हो गए। ठीक है, तो ड्यूअल इफेक्ट आता है। ठीक है, सपोज लैंड परचेज करी, लैंड को परचेज किया, तो लैंड हमारे पास आई, पैसा हमारे से गया, तो क्या होता है? ये ड्यूअल इम्पैक्ट आता है। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसका ड्यूअल इम्पैक्ट होता है। किसी को रिसीव होगा, किसी से कुछ जाएगा भी, किसी को कुछ पे करना होगा, किसी के पास कुछ आएगा भी। ठीक है, तो ड्यूअल इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट होते हैं ना जैसे, वैसे ही ड्यूअल इफेक्ट रहता है। ठीक है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है। राइट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया हुआ है कि वो ट्रांजैक्शन जो भी मनी में रिकॉर्ड हो वही हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। उसके बाद है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? आपने एसेट्स को रिकॉर्ड करना है ऑन द परचेज वैल्यू, ठीक है, नॉट एट द मार्केट वैल्यू। वही हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हमने एसेट को रिकॉर्ड करना है एट द परचेज वैल्यू, जो हमने इधर भी पढ़ा था। ठीक है, एसेट्स को रिकॉर्ड करना है एट द यूज वैल्यू या परचेज वैल्यू। यूज वैल्यू या परचेज वैल्यू क्या हुई? मतलब आपने कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। ठीक है, मार्केट वैल्यू नहीं देखनी है कि मार्केट में क्या रेट है, मार्केट में जो भी रेट होगा वो होगा, बट आपने परचेज कॉस्ट देखनी है या यूज वैल्यू देखनी है, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करके देखना है क्या वैल्यू बनती है। क्योंकि क्यों? रीजन भी मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि जो भी बिजनेस करता है वो एसेट को बेचने के लिए बिजनेस नहीं, उसके यूज के लिए वो बिजनेस कर रहा होता है, उसको वो यूज करके मनी जनरेट कर रहा होता है, इसलिए एसेट को डेप्रिसिएट किया जाता है। एसेट में क्या होती है? डेप्रिसिएशन होती है। ठीक है, क्योंकि उसे आप यूज कर रहे होते हो, तो जब आप चीज को यूज करते हो तो वो क्या होती है? उसकी वेयर एंड टेयर भी होती है, मतलब उसकी लाइफ जो होती है वो शॉर्ट होती जाती है ज्यादा। सपोज कार है, उसको आप बहुत चलाते हो तो क्या क्या कार सेम ही रहेगी? नहीं रहेगी, तो डेप्रिसिएशन हो जाती है। कार जो है उसकी वैल्यू जो है रिड्यूस हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? रिड्यूस इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब डिक्रीज होती है फिक्स्ड एसेट की वैल्यू, ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? एसेट्स को रिकॉर्ड करना है परचेज कॉस्ट पे, नॉट एट द मार्केट वैल्यू। ठीक है, जैसे अगर 1 लाख की कोई आइटम है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, आपने डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। बेसिकली क्या करनी है? आपने डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। राइट, यूज वैल्यू आपने असर्टेन करनी है, ना कि मार्केट वैल्यू। क्वेश्चन बन सकता है कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द मार्केट वैल्यू अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट, तो गलत है। दे आर रिकॉर्डेड एट द परचेज कॉस्ट या यूज वैल्यू, जिसमें से हम क्या माइनस करते हैं? डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं।
देन उसके बाद आ जाते हैं आपके रिपोर्टिंग प्रिंसिपल्स। रिपोर्टिंग प्रिंसिपल्स में क्या आते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल आते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल आता है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल आता है, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म आता है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट आता है। इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम, प्रूडेंस, मटेरियलिटी, मैचिंग प्रिंसिपल, आई विश किया है हमने शायद। चलो फिर से हम पढ़ लेते हैं। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जो इनकम है और एक्सपेंस है वो मैच किए जाते हैं, ठीक है, सेम पीरियड के इनकम और एक्सपेंस को मैच किया जाता है, ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल, the principle that requires a company to match expenses with related incomes in order to report a company's profitability during a specific time period, वो होता है मैचिंग प्रिंसिपल। मतलब कि आइडियली क्या होता है, मैचिंग प्रिंसिपल जो होता है बेस्ड होता है ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। किस पे बेस्ड होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। सपोज सेल्स हुई, ठीक है, अगर आपकी सेल्स हुई है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक्सपेंस तो साथ में हुआ होगा, ठीक है, सेल्स कमीशन एक्सपेंस भी हुआ होगा, ठीक है, ये साइमल्टेनियसली चलती है। अगर सेल्स हुई है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हुआ है एक्सपेंस और कमीशन एक्सपेंस भी हुआ है, तो आपने क्या करना है, मैच करना है दोनों को, ठीक है, आपने क्या करना है, मैच करना है और फिर प्रॉफिटेबिलिटी असर्टेन करनी है, राइट। तो मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि क्या आइडली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे कौन सा प्रिंसिपल बेस्ड है, तो मैचिंग प्रिंसिपल बेस्ड है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि इनकम और एक्सपेंसेस को मैच किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, मैचिंग है तो मैच किया जाएगा किसको, इनकम को और एक्सपेंस को, क्यों कि प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता चले क्या एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी है। अब इनकम एक्सपेंस को क्यों किया जाता है, अगर कोई इनकम हो रही है जैसे सेल्स हो रही है तो उसके साथ एक्सपेंस भी हो रहा होगा कोई, सिर्फ सेल्स अकेली सेल्स नहीं हुई है, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लगी, कॉस्ट नहीं लगी गुड्स बेचने में, किसी को कमीशन दी, सैलरी दी, वो नहीं लगी क्या, तो इसीलिए उनके एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो आपको पता चलता है फिर मैचिंग प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट से क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल, ये पार्ट है किसका, एक्रूअल प्रिंसिपल का, ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्रूअल प्रिंसिपल। तो इसमें क्या बोला है कि रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करना है जब अर्न हो जाए, मींस कि जब रेवेन्यू अराइज हो, ठीक है, जब रेवेन्यू अराइज हो या अकर हो तब रिकॉर्ड कर लेना है। एक्रूअल में एक्सपेंस भी आ जाता है और इनकम्स भी आ जाती हैं। अगर इनकम की बात हो तो वो क्या हो गया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल होता है, कि मतलब एक्रूअल का ही पार्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। आई होप अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम चीज है, रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करना है जब वो अर्न हो जाए, ठीक है, मींस कि आपको सैलरी रिसीव होनी है, आपको सैलरी रिसीव होनी है कब, मार्च में 5,000, ठीक है, मार्च में 5,000 आपको सैलरी रिसीव होनी है। अप्रैल आ गया, ठीक है, मार्च में आपको 5,000 रिसीव होनी है, ठीक है, तो अप्रैल आ गया, 5,000 आपको अप्रैल में जाके रिसीव हुई, तो आपने मार्च में ही शो कर देना है कि 5,000 रिसीव हो गई है, ठीक है। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या करता है, रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होना है जब वो अर्न हो जाए, ठीक है, जब वो अराइज हो जाए, तो ये हो गया आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। तो मार्च में ही आपने शो कर देना है क्योंकि अराइज कब हो गई है, मार्च में ही हो गई है। अब आउटस्टैंडिंग है तो वो आप लिख दोगे कि क्या हो गई, एक्रूड इनकम है आपकी, ठीक है, या अभी आपकी क्या है, एक्रूड इनकम है, वो आप शो कर दोगे उसको, ठीक है, कि 5,000 एक्रूड इनकम है, राइट। उसके बाद क्या है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है, आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है।
फुल की फुल इंफॉर्मेशन आपने शो करनी है। उसके बाद है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। आपने एंटीसिपेट कर देने हैं सारे के सारे लॉसेस, गेन्स को शो नहीं करना है, गेन्स शो नहीं करने हैं, लॉसेस को पहले ही बता देना है। सपोज कोई कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, सपोज कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपको 1 लाख का लॉस हो सकता है, तो प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है, आपने 1 लाख का लॉस शो कर देना है। पर सेम हैंड पे आपको 1 लाख का प्रॉफिट भी हो सकता है, ये आपने शो नहीं करना है, ठीक है। 1 लाख आपने वो शो नहीं करना, प्रॉफिट आपने शो नहीं करना, बट लॉस आपने शो कर देना है। देन मटीरियलिटी का कंसेप्ट है, ये भी मैंने आपको समझाया था मटीरियलिटी का कंसेप्ट। ये एक रिलेटिव कंसेप्ट होता है, रिलेटिव मतलब कंपैरेटिवली कंसेप्ट होता है। सपोज अंबानी होगा और एक स्मॉल बिजनेस होगा, तो दोनों को हम कंपेयर एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है, एक ही थाली में दोनों नहीं आ सकते। स्मॉल बिजनेस का अपना रहेगा, अंबानी का बिजनेस अपना है। तो मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिससे भी डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट होगी, ठीक है, जिससे भी डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट होगी उसको क्या करना है, शो करना है रिकॉर्ड्स में। सपोज 5,000 एक ट्रांजैक्शन हुई, ये आपने रिकॉर्ड नहीं की, तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा? यस। वही 50 रुपए की एक ट्रांजैक्शन है, वो आप भूल गए, तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इमटेरियल इंफॉर्मेशन है, ये मटेरियल है। पर स्मॉल बिजनेस के लिए, अब अंबानी ले लो, क्या उसको 5,000 से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लाखों करोड़ों की बात होगी तो अंबानी को फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो सॉरी, तो इसीलिए ये क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो इंपॉर्टेंट आइटम्स को सेपरेटली शो किया जाता है, राइट। assumption इज इक्वल टू बेस, प्रिंसिपल्स हो गए रूल्स, मैचिंग प्लस एक्रूअल, प्रॉफिट करेक्ट हो जाता है जब आप मैच करते हो और एक्रूअल आपको होता है रिकॉर्ड की, मतलब एक्रूअल में क्या होता है, जब राइज होंगे तब रिकॉर्ड करना है, तो प्रॉफिट आपको करेक्ट मिल जाता है। कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन से क्या होता है, एसेट वैल्यू आपको मिल जाती है कि एसेट की क्या वैल्यू है, ठीक है। कॉस्ट में से जब आप डेप्रिसिएशन ऐड करते हो, कॉस्ट में जब आप डेप्रिसिएशन ऐड करते हो तो आपको एसेट की वैल्यू मिल जाती है। आई होप आपको ये प्रिंसिपल्स डिटेल्ड में समझ आ गए होंगे। गोइंग कंसर्न पता चल गया, कंटिन्यूटी असम्पशन पे बेस्ड होता है, कंसिस्टेंसी में कंसिस्टेंट मेथड्स रखने होते हैं, रिकॉर्ड्स आपने कंसिस्टेंट रखने हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बेस होता है कि जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्ड करने हैं व्हेन दे अकर, नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड आउट, वन लाइन में। रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल एक्रूअल का ही पार्ट है, ये इनकम की बात करता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो है वो इनकम की भी बात करता है और एक्सपेंस की भी बात करता है, पर रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल टॉक्स ओनली अबाउट इनकम। रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल में ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट आते हैं जिसमें डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आते हैं जिसमें हमें क्वांटिटेटिव आइटम्स को रिकॉर्ड करना है। मनी में जो आप ट्रांजैक्शन को कर सकते हो, देख सकते हो, लिख सकते हो, उन्हीं को ही आपने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट आता है कि एसेट को रिकॉर्ड करना है ऑन द यूज वैल्यू, नॉट ऑन द मार्केट वैल्यू, जिसमें से यूज वैल्यू में से क्या होता है, डेप्रिसिएशन माइनस होती है। रिपोर्टिंग प्रिंसिपल में एक मैचिंग प्रिंसिपल आता है। मैचिंग में क्या आता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ठीक है, इन दोनों को मैच करना होता है। क्यों? सो एज टू असर्टेन द एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि ये बेस्ड होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। क्योंकि अगर सेल्स हुई है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बेचे होंगे, कमीशन भी आपने दी होगी। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है कि आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल बता दिया, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म बता दिया, आपने एंटीसिपेट कर लेने हैं लॉसेस और गेन्स को शो नहीं करना है। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपने शो करनी है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो सकती है उसे आपने शो करना ही करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मटीरियलिटी प्रिंसिपल, राइट। नाउ आपका आज का टॉपिक है इंसॉल्वेंसी एंड बैड डेट। नेक्स्ट टॉपिक, इंसॉल्वेंसी और बैड डेट में क्या फर्क होता है ये हम पढ़ेंगे। तो बच्चे, इंसॉल्वेंसी वन वर्ड में क्या होता है, इनएबिलिटी टू पे, इनएबिलिटी टू पे। सपोज राम ने
ठीक है, राम ने श्याम से पैसे लिए हैं या बैंक से पैसे लिए हैं। ठीक है, राम ने बैंक से पैसे लिए हैं। अब राम क्या कह रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, सो राम इज इनएबल टू पे द अमाउंट विच ही हैज टेकन फ्रॉम द बैंक। तो वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई। वो क्या हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई कि राम जो है वो अनेबल टू पे, ही वॉज ही इज अनेबल टू पे। तो वो क्या हो गई, वो क्या हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई। ठीक है, अब इंसॉल्वेंसी होने की वजह से क्या होगा, बैड डेट हो जाता है। मतलब जो इररिकवरेबल अमाउंट है, ठीक है, मतलब जो अमाउंट नहीं पे करी वो क्या हो गया, वो हो गया बैड डेट। इंसॉल्वेंसी क्या हो गया, इंसॉल्वेंसी कॉज हुआ। ठीक है, समझ आई, इंसॉल्वेंसी क्या हुआ, कॉज हुआ। बैड डेट क्या हुआ, रिजल्ट आया। कि कॉज क्या था, इंसॉल्वेंसी आ गई। इंसॉल्वेंसी मतलब वो द पर्सन वॉज इनेबल टू पे। ठीक है, उस वजह से क्या हो गया, अमाउंट जो हो गई वो इरिकवरेबल हो गई। यू आर अनेबल टू रिकवर दैट अमाउंट। सो जब भी आप अनेबल हो जाते हो कि यू आर नॉट एबल टू रिकवर दैट अमाउंट, तो उसे क्या बोलते हैं, बैड डेट हो गया, मतलब दिवालिया निकल गया। ठीक है, तो बैड डेट क्या हो जाता है, बैड डेट हो जाता है अमाउंट नॉट रिकवरेबल, लॉस रिटर्न ऑफ फ्रॉम अकाउंट्स, लॉस को राइट ऑफ करते हो फिर अकाउंट से। ठीक है, तो अमाउंट नॉट रिकवरेबल उसे क्या बोलते हैं, बैड डेट बोलते हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंसी क्या होती है, अनेबल टू पे डेट्स। इंसॉल्वेंसी क्या होती है, जब एक पर्सन डेट्स पे नहीं कर पाता तो वो क्या होता है, इंसॉल्वेंट हो जाती है। पर जो अमाउंट इनरिकवरेबल होती है, अब पे डेट नहीं कर पा रहा, ठीक है, डेट नहीं पे कर पा रहा, सपोज मैंने डेट लिया, मैं डेट पे नहीं कर पा रही तो मैं इंसॉल्वेंट हो गई। पर जो अमाउंट नहीं पे की उसे क्या बोलेंगे, अमाउंट को क्या बोलेंगे कि बैड डेट हो गया। वो क्या हो गया, बैड डेट हो गया। जो डेट लिया था वो क्या बन गया, बैड हो गया। बैड हो गया मीन्स कि वो इरिकवरेबल हो गया। तो ये फाइनेंशियल कंडीशन बताता है। ठीक है, ये क्या शो करता है, इंसॉल्वेंसी फाइनेंशियल कंडीशन मींस इनएबिलिटी टू पे। पर जो इरिकवरेबल अमाउंट है उसे बोलेंगे बैड डेट। एक वर्ड में, सिंपल वर्ड्स में अगर समझे, अगर अमाउंट इरिकवरेबल है, ठीक है, उसे बोलेंगे बैड डेट। पर सेम हैंड पे अगर इनएबिलिटी है पे करने की तो वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई। मीन्स फर्स्ट स्टेप क्या आएगी, इंसॉल्वेंसी आएगी, देन आएगा बैड डेट। ठीक है, इंसॉल्वेंसी होगी तो ही बैड डेट होगा ना, पहले पर्सन वॉज इनेबल टू पे, उसके बाद ही तो इरिकवरेबल अमाउंट होगी ना। पहले मैं बोलूंगी यार मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं इंसॉल्वेंट हो गई, फिर अमाउंट जो होगी वो क्या हो गई, बैड डेट हो गई, मतलब जो मैंने पैसा देना वो क्या बन गया, बैड डेट बन गया। तो इंसॉल्वेंसी इज द कॉज, बैड डेट इज द रिजल्ट। ठीक है, तो पर्सन इज अनेबल टू पे डेट्स, इसमें बैड डेट में पर्सन इज सॉरी अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल, लॉस रिटर्न ऑफ फ्रॉम अकाउंट्स, लॉस जो है राइट ऑफ करते हो आप अकाउंट से। तो एग्जाम्पल क्या है, मिस्टर ए ने डिक्लेयर किया ही इज इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो कैन पे ओनली 4,000 आउट ऑफ 10,000। तो उसने क्या बोला कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं, मैं अनेबल हूं कि मैं पे कर पाऊं डेट्स को, तो मैं सिर्फ 4,000 ही पे करूंगा आउट ऑफ 10,000। तो अब कितनी अमाउंट इसने पे नहीं की, 6,000। तो 6,000 क्या हो गई, बैड डेट हो गया। 6,000 क्या हो गया, बैड डेट हो गया। 6,000 नॉट रिसीव फ्रॉम इंसॉल्वेंट कस्टमर, 6,000 क्या हो गया, बैड डेट हो गया। तो इंसॉल्वेंसी और बैड डेट में क्या फर्क है, अनेबल टू पे डेट्स, अमाउंट नॉट रिकवरेबल। नेचर क्या रहती है, कंडीशन ऑफ अ डेटर शो करता है, ये एक्सपेंस है। बैड डेट क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया ना। इंसॉल्वेंसी क्या शो कर रहे हैं, कंडीशन, इनएबिलिटी। ठीक है, ये कोई इनएबिलिटी एक्सपेंस नहीं है, पर एक्सपेंस क्या है, बैड डेट एक्सपेंस है। कम्स बिफोर बैड डेट, लाइक मैंने बोला पहले क्या आएगा, इंसॉल्वेंसी आएगी, फिर कम्स आफ्टर इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी के बाद क्या बन जाएगा, अमाउंट बैड डेट बन जाएगा। नो डायरेक्ट एंट्री फॉर इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी की बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं होती, पर बैड डेट की होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिटर्न ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको राइट ऑफ किया जाता है एज एक्सपेंस। ठीक है, तो इससे प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है,
इंसॉल्वेंसी से प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी से जो अमाउंट आपकी बैड डेट हुई होगी वो ही प्रॉफिट को रिड्यूस करेगी, राइट। सर्टेनिटी ऑफ लॉस, लॉस में और मे नॉट अकर, डेटर्स आपके क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, राइट। तो गोल्डन एग्जाम लाइन क्या है, इंसॉल्वेंसी इज द कॉज, बैड डेट इज द रिजल्ट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा डिटेल में इंसॉल्वेंसी और बैड डेट क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। आपके वेरियस टाइप्स के अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट होता है और एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट आपके दो टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में फर्दर थ्री टाइप्स होती हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट दो टाइप्स के होते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो तो रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। रियल अकाउंट हो गया जो भी रियल आइटम से डील करता है, एसेट लाइबिलिटी से जो भी डील करेगा वो हो जाएगा रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, थ्री टाइप्स के पर्सनल अकाउंट होते हैं, पर इन वन वर्ड पर्सनल अकाउंट मतलब जो भी पर्सन से रिलेटेड होंगे, इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनीज। अब फर्म्स और कंपनीज क्यों आती हैं, अब आपको समझ आ जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, तो ये भी हम इसको पर्सन की तरह ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि इट हैज सेपरेट लीगल, ठीक है, एग्जिस्टेंस फॉर टैक्स पर्पसेस। नॉमिनल अकाउंट क्या हो गया, जो भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम गेन्स के रिलेटेड होता है वो सभी नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो ये रूल्स है, ये जर्नल एंट्री में जब आप जर्नलाइजिंग करते हो तो ये आप रूल्स को फॉलो करते हो। एग्जाम्पल होगी बैंक, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये आ गया। कैपिटल, डेटर्स, क्रेडिटर्स आ जाएंगे आपके पर्सनल में। नॉमिनल में आ जाएंगे सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ये सब सैलरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो कल हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके साथ नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। साथ ही में हम एक और बार इसको एक बार फिर से हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को भी पढ़ लेंगे साथ में। ठीक है, तो कल हम टाइप्स ऑफ अकाउंट को आपका कवर करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। सॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी और बैड डेट आपको समझ आ गया होगा क्या होता है। इंसॉल्वेंसी होती है इनेबिलिटी टू पे, जब इनेबिलिटी टू पे आती है तो उसके बाद अमाउंट इरिकवरेबल हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट बोलते हैं। बैड डेट को हम राइट ऑफ करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पर इंसॉल्वेंसी की कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है। ठीक है, फिर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझा है, इतनी डिटेल में नहीं कोई पढ़ाता है, आई कैन एश्योर यू दैट। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं, इसको ध्यान से पढ़ना। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट आई डोंट थिंक कि एग्जाम के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो पढ़नी ही है, चाहे वो बोरिंग हो या नहीं हो। ठीक है, तो ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये सब तो तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, बेसिक assumptions, रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स और रिपोर्टिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, assumptions भी पढ़ ली है, बाकी अब जो थोड़ा सा बचा है वो हम कल कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर से। बाय, टेक केयर, अच्छे से न्यू ईयर मनाओ, सेलिब्रेट करो, थोड़ा सा इंजॉय भी जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई के साथ बीच बीच में कभी कभी अगर 6 डेज आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो एक दिन आप थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हो। तो अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, पढ़ो, डाउट्स पूछो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। तो मिलते हैं कल से, बाय बाय, टेक केयर।